गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर सेकेंड ईयर। आपकी क्लास है पर टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे मैंने आपको 4 भाग बताए थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 2 भाग मैंने बता दिए आपको। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत जो दबाव घनत्व और तापक्रम के आधार पर रासायनिक संगठन, फिर मैं जो सियाल सीमानिप्य है, फिर मैंने आपको बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर परिकल्पनाओं के आधार पर संगठन आंतरिक संरचना। फिर तीसरी है उल्काएं। उल्काएं जो पृथ्वी का ठोस भाग, जो पृथ्वी के ठोस भाग में उपस्थित होती है। जो उल्काएं अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचने वाली उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे पृथ्वी की रचना हुई है। उल्काएं अनुप्रस्थ और परिच्छेदिका का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनमें परतें पाई जाती है जो आंतरिक भाग में उपस्थित है। मतलब इसमें परतें क्या होती है, परतें पाई जाती हैं। आंतरिक भाग में भी परतें पाई जाती है, ठोस अवस्था में होती है पृथ्वी की। तो उल्काओं के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार हुआ है। चौथा पॉइंट हम लेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत 2 भागों में बटे हुए होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, चौथा है भाग प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत 2 भागों में होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगे। ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगों से प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थों के माध्यम से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, उनसे भी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या परतें या जो मेवा बनता है उससे चट्टानें, पठार आदि चीज़ों का निर्माण होता है। खनिज पाए जाते हैं जिनसे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। या भू सतह पर कभी ये पता चलता है कि ज्वालामुखी से भू सतह पर अन्य पदार्थों के साथ तप्त तरल मेवा प्राप्त होता है, जो ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। किंतु दूसरी मान्यता के अनुसार कि जब पृथ्वी का दबाव केंद्र में बढ़ता जाता है, तो जब केंद्र में दबाव बढ़ता जाता है तो वो तरल अवस्था में नहीं रह पाता है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर आंतरिक संरचना की संपूर्ण या पूर्ण रूप से सही मान्यता हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेग्मा होता है, मेग्मा का एक तरल पदार्थ होता है जो धीरे धीरे या शांत अवस्था में जब जमा हो जाता है तो एक किसी न किसी स्थलाकृति का रूप ले लेता है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना उससे परिवर्तित हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें भूकंपीय तरंगे। जैसे भूकंपीय तरंगों का मैंने चित्र बना रखा। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। पी और एस, एल ऐसी भूकंपीय तरंगें होती है जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान होता है। सबसे पहली होती है पी तरंग, जिसको हम प्राथमिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग या पी वेज या संपीड़ित तरंग भी कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती है, मतलब ध्वनि तरंगों के समान होती है। पी तरंगे जैसे जो सीधी ये रेखा दे रही है, ये पी तरंगे है जो भूकंप केंद्र या भूकोण, मतलब भूकोण के पास में पाए पी और ये छाया क्षेत्र पाए जाते हैं जिसे छाया मंडल भी कहा जाता है। पी तरंगे जो ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्था में संचरण करती है। मतलब हमारे पृथ्वी के भूकोण में या पृथ्वी में जैसे भूकोण है, भूकोण के ऊपर सियाल सीमानिप्य जो चट्टानें चलती है, इसमें भी क्या होता है, ये तीनों भागों में, मतलब यहाँ पे अगर ठोस अवस्था है, यहाँ पे तरल अवस्था और यहाँ पर द्रव्य अवस्था है, तो भी ये तीनों रूपों में संचरण करेगी। ये पूरे भूकेंद्र में या पृथ्वी के अंतर्गत संचरण करती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पूरे में संचरण करती है, मतलब किसी भी उसमें जाकर ये रुकती नहीं है। तो ठोस, गैस, द्रव तीनों में संचरण करती है। ठोस में ये तीव्र गति में संचरण करती है। इसकी जो गति होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, कि इसकी जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो किसमें होती है, ठोस अवस्था में या ठोस जो भाग पाया जाता है उसमें ये तीनों रूपों में संचरण करती है। हम ये कह सकते हैं कि पी तरंग ऐसी तरंग है जिनका संचरण पूरे आंतरिक संरचना या पूरी पृथ्वी की आंतरिक उसके अंतर्गत होता है, और इसमें ये तीनों रूपों में ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में संचरण करती है। ठोस में ये तीव्र रूप से होती है और इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हम दूसरी तरंग लेंगे एस तरंग जिसे हम द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग या गौण तरंग कहते हैं। एस तरंग
जो कहीं ना कहीं आकर सिर्फ क्या होता है, ये नीचे भूगोल तक नहीं आती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं आती है, ये तरल उसमें भाग में पाई जाती है, तरल भाग में ये लुप्त हो जाती है, मतलब ये ऊपर ही लुप्त हो जाती है, ऊपर ही खत्म हो जाती है, ये नीचे तक भूगोल तक नहीं आती है। एस तरंग जो ये तरल भाग में ऊपर ही जाकर खत्म हो जाएगी। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के नीचे होता है, मतलब ठोस भाग में तो ये चल ही नहीं सकती, जब ये तरल भाग में ही लुप्त हो जाती है तो ये ठोस अवस्था में तो नहीं आ सकती, इसलिए ये पृथ्वी के आंतरिक या हम ये कह सकते हैं भूगोल तक नहीं पहुंचती है। ये तरंग संपूर्ण दिशा में संचरण करती है, घूमेगी सारी दिशा में, लेकिन भूगोल के अंतर्गत नहीं पहुंच पाएगी। फिर पी तरंगे एस तरंगों के उपरांत आती है। ये तरंगे लुप्त तरल भाग में लुप्त हो जाती है, मतलब जहाँ तरल भाग आएगा वहाँ ये तरंगे खत्म हो जाएगी। इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और पी तरंगे और एस तरंगे, जिसको पी तरंगे और एस तरंगों के सम्मिलित रूप से, मतलब इन दोनों को सम्मिलित रूप से इसको शरीर, काय आदि भी कहा जाता है, आदि भी कहा जाता है। पी तरंगे एस तरंगे जल तरंगे और प्रकाश तरंग के समान होती है, पर जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान होती है। अब आती है एल तरंग। एल तरंग जिसका संचरण या धरातलीय तरंग, क्योंकि ये तरंग सिर्फ कहाँ पाई जाती है, भूपृष्ठ के ऊपर। कहाँ पाई जाती है, भूपृष्ठ पर। अब भूपृष्ठ पर जब ये तरंग पाई जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग, क्योंकि एल तरंगे नीचे तक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करती है, ये ऊपरी भाग में ही संचरण करती है, इसलिए धरातलीय तरंगे, और भूपृष्ठ पर पाई जाती है इसलिए इसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। एल तरंगे, इसका मुख्य संचरण या मुख्य धरातल का स्थान कहाँ होता है, धरातल ही होता है, मतलब इसका संचरण कहाँ होएगा, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए भूपृष्ठ पे ही होएगा, भूपट्टी पे ही होएगा, अंदर ये आ ही नहीं पाती है, क्योंकि अंदर ये प्रवेश ही नहीं कर पाती, इसलिए इसलिए धरातलीय तरंगे कहते हैं। इसका अभिकेंद्र से इनका प्रभाव तक का मार्ग उत्तल होता है। जो ये अभिकेंद्र है इसका मार्ग जो होगा उत्तल होगा, मतलब ये ऐसे नीचे ना जाकर ये इस तरीके से ना कर ये सिर्फ यहाँ पर समाहित हो जाती है। पी और एस मार्ग का पी और एस का अवतल होता है और इसका उत्तल होता है। तो संचलन मुख्य धरातल मार्ग है और जो उत्तल है, इसकी जो गति होती है वो 3 किलोमीटर होती है, मतलब बहुत कम उसमें गति में चलती है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर ही खत्म हो जाती है, भूपट्टी के ऊपर ही खत्म हो जाती है। इसके सिस्मोग्राफ में जब भी हम सर्वप्रथम अगर किसी तरंग को नापेंगे तो सबसे पहले पी आएगी, फिर एस आएगी और उसके बाद में एल तरंग हमें बताती है। भूकंपीय केंद्र या भूकंप का जो केंद्र होता है उससे ऊपरी भाग में ही एल तरंगे कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। एल तरंगे जब का निर्माण जब हुआ था, एल तरंगों का जब ज्ञान हमें मिला था, एल तरंगों के माध्यम से हमें दो तरंगे और साथ में मिली थी, पीजी और एसजी। पीजी और एसजी, मतलब हमने भूकंपीय तरंगों का ज्ञान करा था, हमें सिर्फ एल तरंगों का पता चला था, लेकिन एल तरंगों के साथ में ही हमें पीजी और एसजी ऐसी तरंगों का भी पता चला था, जिनका वेग कितना होता है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस जी का 3.3 किलो प्रति सेकंड। उसके बाद में हमें पी स्टार जैसी तरंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब भूकंप आया था उसका जब सिस्मोग्राफ से नापा गया था वहाँ पर एक पी स्टार जैसी तरंगों का भी निर्माण या पी स्टार जैसी तरंगे भी प्राप्त तो हुई है। पी और एस स्टार, पी और एस स्टार, पी स्टार का वेग होता है 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार का वेग होता है 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्येक स्रोत जो दबाव, तापमान और घनत्व से आधारित है। दूसरा होता है पृथ्वी के प्रत्येक स्रोत में दूसरा है रासायनिक संगठन जो सियाल सीमा निप्य बताता है। दूसरा पॉइंट आता है पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार परिकल्पनाओं के आधार पर जो ग्रहाणु, वायु, इन संरचनाओं के उत्पत्ति के आधार पर निर्माण के बताता है आंतरिक संरचना का। तीसरे होता है उल्काएं जो ठोस पिंड होते हैं जिससे क्या होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। चौथा होता है प्रत्यक्ष स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय तरंगे। ज्वालामुखी क्रिया जिससे मेघों के उद्गार से तरल और ठोस पदार्थों के आधार पर
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान या अध्ययन किया गया है। फिर होता है भूकंपीय तरंगे जिसमें पी, एस और एल तरंगों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों या अभिकेंद्र या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान होता है। इसके नोट्स और क्वेश्चन मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।